हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास के पीवाईक्यू पर आधारित है, जो विभिन्न परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, और इसकी जो समरी दी होती है घटना चक्र में वो हम लास्ट 2 वीडियोज में देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रिस्फुट कौन थे, है ना। तो रॉबर्ट ब्रिस्फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही हमने देखा था कि भारत में सर्वप्रथम जो पुरातत्व जो खनन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सब सर्वप्रथम पाषाणकालीन बस्तियों का जो अन्वेषण हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही हो गया। और दूसरा दे ही रखा है कि रॉबर्ट ब्रिस्फुट कौन थे, है ना। तो सबसे पहले अनुसंधान कार्य जो हुआ था पाषाणकालीन बस्तियों का वो 1863 में हुआ था, और इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था रॉबर्ट ब्रिस्फुट के। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रिस्फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रिस्फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ओके। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामग्री रखी है, कोपेनहेगन क्या है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है। तो कोपेनहेगन में कुछ जो उत्खनन से जो प्राप्त होती है सामग्रियां उनका संग्रह है। तो उन सामग्री के आधार पर थॉमसन ने इतिहास को 3 युगों में ऐसे करके विभाजित किया था कि भाई पहला पाषाण, फिर कांस्य, फिर लौह युग। ओके, ये इसमें दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कब से हुआ, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ, तो ये हमें कैसे पता चलता है, तो हमें कुछ साक्ष्य मिले होंगे। तो वे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान में कहाँ से, बागौर से। राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, वहाँ पे बागौर जगह पड़ती है, वहां से। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। ठीक है। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लंघनाज, वीरभानपुर, चौपानी मांडो, जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन है तो भाई इनकी कुछ विशेषता होगी, है ना। तो जो क्वेश्चन बनते हैं आगे जाके वो या तो सेम रिपीट हो जाते हैं, और ये सेम जो रिपीट होते हैं ये पीसीएस वगैरह में हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, सेम भी मिल जाएंगे। और जो ऑप्शन दिए होते हैं ना इनको भी आधार बना के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन है उनको भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो हड्डी के उपकरण मिले हैं हमें महदाह से और सराय नाहर से। महदाह और सराय नाहर ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के ही स्थान है। महदाह जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है। इसमें लिखा है कि मध्य पाषाण कालीन महदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने महादाह के जो 3 क्षेत्र है उनका उल्लेख किया है। तो महादाह के इन्होंने 3 क्षेत्र कौन से बताए हैं। नंबर 1 है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, सॉरी नंबर 1 है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। ठीक है। तो जो हड्डी के जो उपकरण हैं वो कहाँ से मिले हैं, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से। ओके। तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है। तो जो सराय नाहर राय है वहां से भी हमें हड्डी के उपकरण मिलते हैं, लेकिन सराय नाहर राय को मुख्यतः जाना जाता है मानव समाधान के लिए, यानी जो मानव के कंकाल हैं वो हमें यहाँ मिलते हैं, इसलिए सराय नाहर को ज्यादातर जानते हैं। और हड्डी के उपकरण भी मिले हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, सराय नाहर राय, महदाह। सेम क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पैसरा यानी भारत के अगर मैप पे देखा जाए तो सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान पड़ेगा और पूर्व में कौन सा। पैसरा, बीरभानपुर, लेखैया, महदाह। देखिए महदाह अभी हम पढ़ ही रहे हैं,
तो महदहा के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमने पढ़ा भी कि भाई महदहा प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। और जो लेखैया है ये भी मतलब कई बार यूज होता है, अगर पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं तो सामान्यतः ये मिल जाता है लेखैया, तो हमारे लिए ये दोनों तो एकदम कॉमन है कि इनके बारे में हमको पता ही होगा, ठीक है। तो लेखैया भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्जापुर में। और महदहा अभी हमने देखा प्रतापगढ़ में। ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, पैसरा और वीरभानपुर। अगर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ठीक से देखें और उनके ऑप्शन को भी थोड़ा सा हमने उन पे वर्क किया है, तो हम इसमें पता लगाएंगे कि जो वीरभानपुर है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखो वीरभानपुर यहाँ 2008 में पूछ रखा है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें वीरभानपुर ऑप्शन है। तो अगर हमने थोड़ा भी ये देखा होता कि भाई ये वीरभानपुर दिया है तो ये कहाँ पड़ता है, क्या इसको लेके क्या इतिहास में दिया है, तो ये जो है पाषाण कालीन कुछ हमें यहाँ पे भी अवशेष मिलते हैं और ये पश्चिम बंगाल में है। अगर हम भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल एकदम ईस्ट में आएगा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को छोड़ दें। तो अब हम इस हिसाब से देखें तो ईस्ट में वीरभानपुर आएगा, तो तीसरा नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन। तो लास्ट में सी और डी है, यानी हम यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग का अगर हम देखें 4 और 2 और 2 और 4, यानी इन दोनों के अगर हमें पता है और इन दोनों का अगर हमें पता है तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। और ये दोनों अगर हमने थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है तो ये जाहिर है कि हमको मालूम होने ही चाहिए, क्योंकि कई बार आता रहता है ये। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो लेखैया हमारा कहाँ हो गया, मिर्जापुर में, जो कि ईस्ट यूपी में है। महदहा उससे थोड़ा सा वेस्ट में पड़ता है, प्रतापगढ़ में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आएगा, महदहा। महदहा आ गया प्रतापगढ़ में, लेखैया आ गया मिर्जापुर में। तो 4 2 और 3 सबसे लास्ट में, बीच में बचा एक, यानी पैसरा। पैसरा के बारे में भी जान लेते हैं कि ये कहाँ है, ये है बिहार में, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है। महदहा प्रतापगढ़ में, लेखैया मिर्जापुर में, पैसरा बिहार, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये सारे के सारे ही मध्य पाषाणिक स्थल हैं, ये भी याद रखना चाहिए, कभी मिलान में पूछ लिया जाता है तो। अब है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं हमें, दमदमा से, ठीक है। दमदमा से कुल हमें 21 कब्र मिली, सॉरी 41 कब्र मिली हैं, जिसमें से 5 तो मिली हैं हमें युग्म समाधान और एक में मिले हमें 3, ठीक है। यानी एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 कब्र ऐसी हैं जिनमें युग्म समाधान यानी 2-2 कंकाल है, ठीक। ये इसमें मतलब व्याख्या में यही चीज दी है, ऐसा कुछ खास है नहीं, जो था वो बता दिया। और दमदमा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। सराय नहर है, महदहा, दमदमा, तीनों ही यहाँ पड़ते हैं। और देखो लंघनाज इसमें नया है, लंघनाज के बारे में इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं बता देती हूँ। लंघनाज गुजरात में पड़ता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो लंघनाज के बारे में दो चीजें, एक तो ये गुजरात में है और यहाँ से 14 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा हमें पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये लंघनाज के बारे में भी हमने जान लिया। अब आता है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, नवपाषाण काल से शुरू होती है। और देखो अब जब इसमें ये पूछा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से, 2005 में पूछा है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन अगर बनाई जाएंगे तो वो कैसे बनेंगे। ये क्वेश्चन तो पूछ लिया कि खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ कब से प्रारंभ होती है, अब ये भी पूछ सकते हैं ना कि सबसे पहला खाद्यान्न कौन सा उगाया था, कहाँ उगाया था, है ना। भारत में सबसे पहला खाद्यान्न कौन सा था, विश्व में खाद्यान्न कौन सा था। इस तरीके से हमको जो क्वेश्चन है सिर्फ उसके आंसर के बजाय उससे क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी हमें देखते हुए चलना है, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, है ना। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में, ठीक है। यानी देखिए मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से मिलता है, लेकिन अगर हम देखें तो मानव ने जो चीजें यूज करी थी, जो उपकरण हैं, जो कुछ उसकी जैसे औजार वगैरह हैं, वे सब हमें 1863 से मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जब रॉबर्ट ब्रिस्फेल्ड ने अनुसंधान कराना स्टार्ट किया है। लेकिन मानव का साक्ष्य यानी मानव का जो कंकाल है वो स्पष्टता हमें कब मिलता है, वो मिलता है 1982 में, और कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में। किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी, अरुण सोनकिया। और नर्मदा घाटी में जो जगह है जहाँ से हमें मानव कंकाल मिला वो है हथनोरा, सर्वप्रथम, ठीक है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा, जो पड़ता है सीहोर जिला, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है वहाँ पे।
तो हथनोरा से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। ठीक है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? अभी हमने देखा ही, नर्मदा घाटी से। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, देखो अभी यहाँ पे 2005 में क्वेश्चन पूछा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई। अब यहाँ पूछ लिया कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ। देखो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूछा है, यानी वैश्विक स्तर पर मानव द्वारा, ना कि भारत का। तो अब हमारा क्या बनता है कि भाई अब हमें देखो इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या संकेत मिल रहा है कि आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में पहला कौन सा खाद्यान्न था। ठीक है। ये तो विश्व में पूछ लिया, भारत में कौन सा था और किस जगह था। ठीक है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। 1997 के क्वेश्चन के आधार पे हम आगे ये क्वेश्चन हमारे तैयार होने चाहिए, जिससे कि आगे इन क्वेश्चन के बनने की संभावना है, और हम देखेंगे आगे ऐसे ही क्वेश्चन बने भी हैं। ये देखिए व्याख्या दी है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जय। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। यानी जो अनाज के जो पौधे थे वे जंगली घास के रूप में तो थे ही विद्यमान, लेकिन उनको अपने उपभोग के लिए जब मानव ने उगाना शुरू किया, तब वहां से हम पूछते हैं कि भाई गेहूं कहाँ उगाया गया, जौ कहाँ उगाया गया, इस तरीके से, है ना। तो गेहूं और जौ ये दोनों ही पश्चिम एशिया में उगाए गए सबसे पहले, भूमध्य सागर के नजदीक। ठीक है। गेहूं और जौ, और चावल इंडिया में, मक्का मैक्सिको में। ठीक है। तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया। तो सर्वप्रथम क्या उगाया गया? जौ, उसके बाद गेहूं। कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में। ठीक है। चावल कहाँ पे? भारत में। जगह कोल्डिवा थी पहले तो, और अब हो गई है लहोरा देव। ठीक है। यूपी में ही पड़ते हैं दोनों, ये भी मतलब खास बात है। और मक्का मैक्सिको में। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। लहुरा देव यूपी में पड़ता है, यूपी के संत कबीर नगर जिले में। ठीक है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। अब देखिए कृषि के साक्ष्य मिले तो सीधी सी बात है कुछ खाद्यान्न होगा, तो वो खाद्यान्न है कौन सा? वो है चावल। ठीक है। लहुरा लहुरा देव से। तो अब देखिए लहुरा देव ना अभी की खोज से पता चला है, लहुरा देव से पहले अगर हम देखें तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में जो जाना जाता था वो मेहरगढ़ जाना जाता था। मेहरगढ़ ये पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है। तो मेहरगढ़ को पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान माना जाता था, और यहाँ से जो मिला था वो मिला था हमें गेहूं। अब जब खोज हुई तो हमें पता चला कि नहीं जी, लहुरा देव है प्राचीनतम साक्ष्य वाला, और लहुरा देव से जो हमें साक्ष्य मिला वो मिला चावल का। ठीक है। तो इससे पहले चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा था? वो था कोल्डेहवा, और वो भी यूपी में ही था। ठीक है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डेहवा था, जो कि प्रयागराज जिले में पड़ता है, बेलन नदी घाटी के तट पर। ठीक है। और ये 6500 ईसा पूर्व का है। अब आगे आता है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़। ये लहुरा देव की जब तक खोज नहीं हुई उससे पहले का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मेहरगढ़ आएगा आंसर। ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है। देखो ये जरूर देख लेना है कि सही पूछा या गलत, कभी कभी गलत पूछा होता है। तो इसमें क्वेश्चन पहला है कि इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है,
इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा कि कृषि के प्राचीनतम प्रमाण ये भारत के संदर्भ में तो है ही, वैश्विक संदर्भ में भी है। ठीक है, तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान। ठीक है, जौ और धान, धान वाला जो भी हमने देखा लहोरा देव, उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही है। तो जो जौ है वो हमें, धान तो हमने देख लिया लहोरा देव से, और जौ कहाँ से मिला, वो मिला हमें महगढ़ा से। सॉरी, देखिए महदहा और महगढ़ा ये दोनों अलग अलग जगह हैं। महदहा हमने देखा था इससे पहले, यहाँ पूछ रखा था महदहा गिरा है ना, महदहा हमने देखा था। तो महदहा हमारा कहाँ पड़ता था, प्रतापगढ़ में, जो कि मानव समाधान के लिए जाना जाता है कि यहाँ से मानव कंकाल मिले हैं। और जो ये महगढ़ा है ये जाना जाता है कि यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले। ठीक है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़, महदहा, महगढ़ा तीनों चीजें, मतलब तीनों में थोड़ा सा ध्यान रखना अलग अलग है। इसे एक बार पढ़ देती हूँ। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डे हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहोरा देवी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। देखिए, जब यूपी स्पेशल की जो पेपर है उसमें अगर यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछता है खाद्यान्न सुरक्षा के संबंध में या फिर सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, तो वहाँ पे ना हम ऐसे जो फैक्ट दे रखे होते हैं उनको यूज करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं कि भाई देखो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं चावल के, है ना, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं इस तरीके से। तो ये सिर्फ हमें प्रीलिम्स के हिसाब से ही नहीं, मेंस में भी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और इस तरीके के पॉइंट्स अगर हम मेंस में यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर अच्छा होता है। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। स्थायी जीवन मतलब इंसान थोड़ कुछ दिन जहाँ रहता है, जैसे अगर मान लो चरवाहा संस्कृति होगी, यानी पशुपालन पर आधारित, पशुओं को चराने वाली, तो वो लोग चलते रहेंगे, एक जगह नहीं रुकेंगे। लेकिन जब कृषि करने लगेंगे तो एक जगह वो रुकेंगे भी, है ना। तो उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों, हमने देखा ना मेहरगढ़ इससे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान माना जाता था। ठीक है, यानी यहाँ से भी हमें स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो मेहरगढ़। ठीक है, यही इसमें दिया है। तो बलूचिस्तानी कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से हमें सर्वप्रथम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, और जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व है। आगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो बागौर से, कहाँ का, ये राजस्थान का। ठीक, और देखिए ये लेखैया फिर से पूछ लिया है, तो ये हमें याद रखना है। देखो लेखैया इससे पहले यहाँ पूछ रखा था, है ना, मिर्जापुर वाला, और लेखैया हम यहाँ फिर से पूछ लिया। तो मैंने बोला था ना कि लेखैया महदा ये काफी कॉमन है, तो ऑप्शन में देखो हमें यहाँ भी मिल गया देखने के लिए। अब आता है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाणिक युग को चालकोलिथिक अथवा कैलकोलिथिक युग भी कहते हैं। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आहार सभ्यता, आहार शब्द काफी प्रचलित है, मतलब कॉमन है अगर हम पाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आहार है ना वो राजस्थान की एक जगह है जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता से संबंधित है। तो इसी जगह के नाम पर आहार सभ्यता भी नाम दे दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ताम्र पाषाणिक स्थल है आहार सभ्यता। तो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, जानते ही होंगे ताम्र पाषाणिक है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये कैसे हो सकता है, चावल से परिचित नहीं थे, बहुत पहले चावल आ चुका है ना, तो चावल से परिचित तो होंगे ही, तो ये गलत हो गया। धातु का काम आहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हो क्यों नहीं हो सकता, जब तांबा गलाना जानते हैं तो अर्थव्यवस्था का साधन हो गई। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ये ना जब हमने इसकी समरी पढ़ी थी तो उसमें दिया हुआ था कि भाई बाकी जगह से तो हमें काले लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, लेकिन आहार सभ्यता की ये विशेषता है कि यहाँ पे सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है, अगर वो ठीक से पढ़ा होगा तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दूसरा ये भी तरीका है, इसमें देखो क्या दिया है,
कि आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तीसरा है कि धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। देखो पहला जहाँ हो, अगर पहला सही है तो तीसरा भी सही होगा। ठीक है, देखो इसमें पहला और दूसरा दे रखा है, यानी तीसरा नहीं दे रखा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें तीसरा सही दे रखा है लेकिन पहला साथ में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो पहला और तीसरा यहाँ भी है और पहला और तीसरा यहाँ भी है। एक चीज देखना, मतलब अगर हमें नहीं भी पता है आंसर तो थोड़ा सा अगर हम सोचे तो कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला और तीसरा हमें दोनों एक साथ चाहिए। पहला है तो तीसरा भी है, या तो फिर दोनों में से कोई सा भी नहीं हो। तो ये बी और डी तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ए और सी बचता है, तो पहला और तीसरा इसमें भी, पहला और तीसरा इसमें भी। अब देखिए, जब ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों ही सही हैं, पहला और तीसरा, यानी ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। अब एक बात बताइए, इसमें पूछा है कि चावल से परिचित नहीं थे, तो भाई ताम्र पाषाणिक तो बाद में है ना। उससे पहले हम देख चुके हैं कि इतने पुराने पुराने हमें 9000 से 7000 ईसा पूर्व के हमको लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ताम्र पाषाण काल के लोग जो है चावल से परिचित नहीं होंगे क्या? तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया ना। तो जहाँ पे दो दे रखा है वो हमारा गलत हो गया, तो आंसर बचा हमारा ए, है ना। अब इसकी डिटेल है। पहाड़ दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। पहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। पहाड़ का एक अन्य नाम है ताम्रवती। तो ताम्रवती भी अगर पूछ लेता है तो ताम्रवती क्या है? पहाड़ सभ्यता, है ना। ताम्रवती इसका नाम इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे तांबा बहुतायत में पाया जाता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु बनाते थे, वही सब दे रखा है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो वो है मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ में अगर हम देखें तो हमें पाषाण सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता तक के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे लोग परमानेंटली रहे हैं। तो मेहरगढ़ में, ठीक। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच डी सांकलिया ने। तो नवदा टोली, ये तो हमें पता चल गया उत्खनन किसने किया, और ये है कहाँ पे? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक। नवदा टोली मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इनकी पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी जहाँ पे मृतक को दफनाया जाता था वहां पे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। और ऐसा कहाँ होता था? दक्षिण भारत में, ठीक है। नवपाषाण युगीन नवपाषाण काल की बात है ये, ठीक है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। तो अगर ऐसा जाए ना, मेगालिथ संस्कृति कहाँ प्रचलित थी? तो ये दक्षिण भारत में। मेगालिथ का मतलब क्या है भाई? जो समाधि थी वहां पे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इनके विभिन्न प्रकार थे, शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? पहली बात तो नवपाषाणिक स्थल से ही संबंधित होगा, क्यों? क्योंकि जो आग की खोज है वो कब हुई? नवपाषाण काल में, ठीक है। तो राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से ही संबंधित होगा। अब पूछ रखा है कि कहाँ मिला, तो वो मिला संगनकल्लू में। संगनकल्लू कहाँ है? ये है कर्नाटका में, ठीक है। बाकी देखो इसमें कोल्ढेबा दे रखा है, बुदिहाल, ब्रह्मगिरी, तो इनके बारे में भी कोल्ढेबा हम पढ़ चुके हैं, चावल का प्राचीन साग। ब्रह्मगिरी ये एक पहाड़ी है कर्नाटका की। बुदिहाल एक नया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यानी शैल का मतलब जो क्या बोलेंगे, पत्थर, यानी ये पहाड़, है ना। तो पत्थर पे जो चित्रकारी की गई है शैल चित्र के लिए, तो भीमबेटका शैल चित्र के लिए अ, प्रसिद्ध है। और कहाँ है? रायसेन जिले में है ना। और देखो भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है, ये हम पढ़ चुके हैं। और चित्र कैसे हैं? हाथी, सांबर, हिरण इत्यादि के, है ना। और इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए। शिलाश्रय मतलब जिन शिलाओं में, जिन गुफाओं में आश्रय था, जहाँ पे मनुष्य रहते थे। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने देखा भी है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ? रायसेन में। अब्दुल्लागंज। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका।
निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा? तो वो है वी.एस. वाकड़कर। ठीक है, वी.एस. वाकड़कर ने सबसे पहले देखा भीमबेटका गुफाओं को। और इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में। ठीक है। और एच.डी. संकालिया भी हम पीछे देख चुके हैं। और देखिए इसमें वी.एन. मिश्रा, माधव स्वरूप वत्स, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेना, इन्होंने कहाँ क्या खोज की। एच.डी. संकालिया ये शायद विंध्य प्रदेश से हैं, जो भी हमने देखा, जहाँ पे इन्होंने खोज की थी। भीमबेटका को किसने खोजा? वाकड़कर। फिर से आ गया। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। यानी गैरिक मृदभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन थे वो बहुतायत में पाए गए हैं, तो उन मिट्टी के बर्तन के आधार पर भी संस्कृति को नाम दे दिया गया। जैसे कि गैरिक मृदभांड संस्कृति पूछ लिया जाए तो वो कहाँ से नामकरण हुआ? तो हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड पात्र मिले, जिनको ओसीपी कह देते हैं। ठीक है। गंगा यमुना दो हस्तिनापुर कहाँ है? यूपी में है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड यानी ओसीपी कहा जाता है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए। वर्ष 1950 से 1952 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। ठीक है। उसके बाद आता है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी जो महाराष्ट्र ताम्र पाषाण काल का अगर हम देखें तो उस समय महाराष्ट्र में दफनाने की जो प्रथा थी वो थी उत्तर से दक्षिण। उत्तर में मतलब सिर और दक्षिण की तरफ पैर, ऐसे करके। और दक्षिण भारत में थी पूर्व से पश्चिम, है ना। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जिसे जौरवे संस्कृति भी कहते हैं, जौरवे एक जगह है, तो जौरवे इतनी मतलब जौरवे के नाम पर उसे जौरवे संस्कृति भी कहते हैं। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को। ठीक है। तो महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जौरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगम आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। देखिए अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई ताम्र पाषाण काल में लोगों का पुनर्जन्म संबंधी कुछ ऐसा मतलब विश्वास था, तो हाँ था। कैसे था? देखो कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं रख रहे हैं, यानी मरने के बाद भी कुछ जीवन होता है, ऐसा उनका विश्वास है, इसीलिए तो वो ये सारी चीजें रख रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है ना हमें कि वो पुनर्जन्म जैसी कुछ ऐसी बातों में विश्वास रखते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर के निकट। ठीक है। तो एक तो भाई तीन कंकाल एक साथ कहाँ से मिले हैं, वो हमने पढ़ा था, दमदमा से हैं। और 5 युग्म समाधान वो हमने पढ़ा था। अब हमें पता चला कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का, तो वो बुर्ज होम से। मास्की, ब्रह्मगिरी, चिरांद, ये भी देख लेना एक बार। चिरांद ये भी हमारा पाषाण काल से संबंधित, यहाँ पे हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे हमें हरा चना मिलता है। ठीक है, चिरांद से। और जो मास्की है ये अशोक के लिए, है ना। अशोक काल जब हम पढ़ेंगे उसमें मास्की का जिक्र आएगा, तो ये अशोक काल से संबंधित एक स्थल है। और ब्रह्मगिरी, ये पीछे भी पूछ रखा है, ब्रह्मगिरी मतलब पहाड़ियां हैं कर्नाटका की। तो बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। और दूसरा बुर्ज होम किसके लिए जाना जाता है? गर्तावास के लिए, यानी गड्ढा बना के जो लोग रहते थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य? सेम क्वेश्चन रिपीट है। गर्तावास के साक्ष्य बुर्ज होम ऊपर पढ़ ही लिया हमने। अब दे रखा है नीचे मिलान करना है। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, मंदिर जैसा तो अभी कुछ आया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ठीक है। गणेश्वर ताम्र कला कहते हैं। तो चंद्रकेतुगढ़ पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में, और गणेश्वर है ये राजस्थान में। ठीक है। गणेश्वर अगर ये पता हो राजस्थान में और उसके आगे ताम्र कलाकृतियां लिखा है राजस्थान की जगह के आगे, तो बहुत संभावना है कि वो सही होगी, क्योंकि राजस्थान आज भी तांबे के उत्पादन में अग्रणी है, जो खेतड़ी झुंझुनू वाला उसका जो क्षेत्र है ना। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है।
इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो देखो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन, ये आईएएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में तो खैर सॉरी यूपीएससी में तो नहीं पूछते कि कौन से स्थान की खोज किसने की, लेकिन स्टेट पीसीएस में पूछते हैं। तो ये भी हमें मतलब पता होना चाहिए कि किस पुरास्थल की खोज किसने की थी। तो बुर्ज होम काफी मतलब प्रमुख जगह है भाई, क्योंकि यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम से। और एक हमने यहाँ पढ़ा मानव कंकाल के साथ कुत्ते का। तो इसकी खोज की थी डी टेरा एवं पीटरसन ने। ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि विद्याधरी नदी कहाँ है, राजस्थान में, है ना। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण मिलते हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र ने की थी गणेश्वर की। ठीक है। और चंद्रकेतु की किसने की थी, अभी हमने देखा डी टेरा और पीटरसन ने। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो वो मिले हमें लेखनिया से। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, उसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखनिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश शत विशत अवस्था में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जोनार लुकास के अनुसार लेखनिया से 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है। कुल मिला के विंध्य क्षेत्र के लेखनिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, यानी विंध्य क्षेत्र का जो स्थान है सर्वाधिक मानव कंकाल वाला वो लेखनिया है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक कंकाल वाला नहीं, विंध्य क्षेत्र के संदर्भ में पूछा जाए तो। नीचे दिए गए कथन मतलब ये कथन और कारण दिए हैं, तो ये कथन है ये कारण है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि नवपाषाण काल के बाद में विंध्य क्षेत्र से गंगा घाटी की तरफ गए, और जिसका कारण बता रखा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों ही कथन मतलब कथन और कारण दोनों ही सही है। तो आंसर है इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल, देखो इसे भी पता चल रहा है कि सराय नाहर राय में खुदाई किसने कराई थी, जी आर शर्मा ने। ठीक। तो इन्होंने अवधारणा दी थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम जिसका कार्यकाल था 1814 से 1893, एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, वो है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। अगला है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में। ठीक है। ये 45 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। पाषाण काल वाले जो क्वेश्चन थे वे सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।